So hello guys, this is Prakash sir. Welcome to the last lecture of the 10th standard science 2 lesson 1. The last topic we are going to cover is the speciation, and we are going to see the human evolution. So students, hope so कि आप सब ठीक है अपने घर पर, और फिर प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. माय चैनल इज़ यूनिक एडुकेयर एकेडमी एंड आई माई सेल्फ इज़ प्रकाश पोल सर. तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक दैट इज़ स्पेशिएशन पर. So now speciation here, the definition of speciation given here is formation of new species of plants and animals is the effect of evolution. So अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि formation of new species हो रहे हैं of plants and animals. So of course our earth is made up of plants and animals, different kind of plants, different kinds of animals. तो यहाँ पर new species की अगर बात करेंगे तो लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज species. Species is a group of organisms. Here it is written, species is a group of organisms, group of individuals which resembles similar. For example, human being is one type of species. Tiger, सारे टाइप के टाइगर्स जो होते हैं, इट्स वन काइंड ऑफ स्पीशीज़. स्नेक्स जो है इट फॉल्स अंडर वन टाइप ऑफ स्पीशीज़. बर्ड्स इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्पीशीज़. एंड प्लांट्स में ट्रीज़, अलग अलग टाइप के बायोडाइवर्सिटी आपको प्लांट्स में नज़र आएगा. सो दैट प्लांट्स ऑल्सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट. तो ये सारे अलग अलग स्पीशीज़ में मतलब स्पीशीज़ वाइज देखा जाएगा तो प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे आपको दिखाई देंगे. ओके, सो नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़. ये जो न्यू स्पीशीज़ जो है जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है, ये फॉर्म जो हुआ न्यू स्पीशीज़ का ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन के इफेक्ट के वजह से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ हुआ. So now this species is the group of organism that can produce fertile individuals through natural reproduction. अब यह जो species जो है is a group of organism, मैंने आपको बताया था, जैसे कि group of tigers, group of leopards. तो यह जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है यह क्या करता है? दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स. फर्टाइल इंडिविजुअल्स मीन्स वह अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, और वह जब ऑफस्प्रिंग को जब जन्म देगा तो वह भी ऑफस्प्रिंग जब बड़े होंगे तो वह भी आगे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज फर्टाइल इंडिविजुअल्स. ओके, ऐसे नहीं है कि जो पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने इंडिविजुअल्स को जन्म दिया और उनके इंडिविजुअल जो है जन्म नहीं दे पा रहे आगे ऑफस्प्रिंग को, तो ऐसी बात नहीं है. तो दैट इज़ वाई हियर इट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन. ऑब्वियसली इन ह्यूमन बीइंग, इन एनिमल्स आप देखते हो कि ऑल आर वी ऑल reproduce, animal reproduce themselves through natural reproduction. Okay, now each species grows in specific geographical conditions. तो हर एक species जो है वो अपने specific geographical condition में रहना पसंद करता है और वहाँ grow होता है. और अगर वहाँ ग्रो होता है तो वो अपने स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन को अडेप्ट करने की कोशिश करता है. फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल ले लूँ ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो सपोज़ आई एम लिविंग इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई का टेम्परेचर मुझे अडेप्ट करना होगा और मैंने ऑलरेडी अडेप्ट कर लिया है. ओके, पर अगर आप मुझे ऑल ऑफ अ सडन कहोगे कि मुझे जाके किसी बर्फीले हिमालय में जाके रहना है, बर्फीले जगह पर रहना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या हो गया? जोग्राफिकल कंडीशन चेंज हो गया. लेकिन वहाँ पर भी तो इंसान रहते हैं, तो वहाँ पर इंसान कैसे रह सकते हैं? मैं तो नहीं रह पा रहा हूँ. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फूड का जो तरीका है, क्या कौन से फूड हम खाते हैं, हैबिटेट एंड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड द पीरियड इज़ डिफरेंट. तो अगर हम और इसके बारे में बात करेंगे तो पहले जो हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे, दैट इज़ निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नॉन मैन, यह जो इंसान हमारे एंसेस्टर्स थे, वो उनका वक्त जो दौर जो था वह डिफरेंट था. उनके वक्त का जो फूड था, हैबिटेट था,
वह टोटली डिफरेंट था, उनका दौर ही अलग था, पीरियड अलग था, और उनका जोग्राफिकल कंडीशंस उस वक्त जो थे वह टोटली डिफरेंट था, उनका शेल्टर डिफरेंट था। पर आज के ज़माने में टोटली वह बदल गया है, क्योंकि हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ अर्थ वी आर लिविंग। सो इस तरह से स्पीशीज़ जो होते हैं वो अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस को अडेप्ट करते हैं और वहीं रहने की कोशिश करते हैं। तो हावेवर जेनेटिक वेरिएशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द अर्ली वन। अभी ऑलरेडी फॉर एग्जांपल मैं अगर स्नेक अगर यह एक स्पीशीज़ ले लूँ तो आप देख सकते हैं कि स्नेक स्पीशीज़ में कई तरह के स्नेक्स आपको नज़र आएंगे, कोबरा है, पाइथन है, तो ऑल दे रिजेंबल, दे आर ऑफ सेम टाइप, है कि नहीं, बट दे आर ऑफ सेम बिकॉज दे आर ऑफ सेम स्पीशीज़। तो यह जो चेंजेस जो आए हैं ये क्या ऑल ऑफ अ सडन यस इतने सारे टाइप के स्नेक्स थे? नहीं, तो वह धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन। अभी जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या, जो हमारे न्यूक्लियस सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर एक पार्ट जो होता है जीन, जीन के अंदर एडिनाइन, गायनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन ऐसे टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो वह जो है उसमें कुछ चेंजेस होने की वजह से, मतलब जेनेटिक मटेरियल्स में चेंजेस होना मतलब कि जेनेटिक वेरिएशन। तो यह जो जेनेटिक मटेरियल्स में चेंजेस हो रहे हैं यह रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द अर्लियर वन। और यह जो चेंजेस जो हो रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है न्यू स्पीसीज के लिए, वह क्या ऑल ऑफ अ सडन हो रहा है? नहीं, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द चेंजेस टू कैरी ऑन फ्रॉम द अर्लियर वन। ओके, सो बिसाइड्स जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अब एक जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल रहा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और इसके अलावा जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेशिएशन। अभी साथ ही साथ जोग्राफिकल के बारे में मैंने आपको बताया, जोग्राफी मीन्स, जोग्राफिकल कंडीशन मीन्स हॉट कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशन, बर्फीले जगह पर रहना, किसी रेगिस्तान में रहना। तो दीज ऑल आर जोग्राफिकल, इन सब में जोग्राफिकल कंडीशंस जो है वह अलग अलग है। और फिर बाद में और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेशन। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब क्या, अभी सपोज एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, उनमें दो ग्रुप बन गए, और एक ग्रुप कहीं और जाके मान लो बर्फीले पहाड़ों में जाके रहने लगा, और एक ग्रुप जो है वो हॉट क्लाइमेट में जाके रहने लगा। तो वहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है वह आइसोलेट हो गए। आइसोलेशन मतलब सेपरेट होना। तो अब आप देखेंगे कि वो अलग जगह पे रहते हैं, अलग जोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं, और यहाँ पर अलग जोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं। जोग्राफिकल कंडीशंस तो अलग है, लेकिन वहाँ पर जोग्राफिकल कंडीशन अलग होने के बावजूद वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ जो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें आपको एक तरह की न्यू स्पीसीज आपको बिकॉज ऑफ द चेंजेस, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल कंडीशन के वजह से, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से आपको एक न्यू स्पीसीज फ्रॉम द अर्लियर वन आपको दिखाई देगी। और यह भी एक फैक्टर है विच लीड्स टू द स्पेशिएशन। Okay students, now we are going to see the human evolution topic. This topic I think so it will be better explained in a video. So ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, या फिर कैसे क्या ह्यूमन जो स्पीशीज़ है होमो सेपियंस वो कैसे फॉर्म हुई है, वो सब आज हम देखने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस, ठीक है। और उसमें कुछ इवेंट्स हम देखने वाले हैं, वो इवेंट्स है इस तरह से। देखो, उसके पहले जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी आपको पता होगा क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड बायो रेफर्स टू लाइफ। मतलब आज के इस टाइम पे लाइफ के जो अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट है इस अर्थ पे, उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। सी देयर आर n नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज, देयर आर n नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये जो अलग अलग टाइप है इसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी।
और ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये एक सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए, मतलब उस सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ और फिर जाके बने हैं ये हाईली कॉम्प्लेक्स्ड एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट इज यूनिसेल्युलर? यूनि मीन्स सिंगल, ठीक है, या फिर एक, एंड सेल्युलर रेफर्स टू सेल, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी है उसको कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ और फिर बनी है ये बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट इवेंट आपको दिया गया है डायनासोर के बारे में। देखो, ये जो डायनासोर एनिमल था आपने पढ़ा होगा या फिर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने इसके बारे में बताया है कि डायनासोर जो था वो अर्थ पे पहले अलाइव था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, वैनिश हो गया, अर्थ से डिस्ट्रॉय हो गया। तो लास्ट डायनासोर जो है वो डिसअपियर हुआ है 7 करोड़ ईयर्स एगो। फिर क्या हुआ कि मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व्ड who were more or less similar to the modern lemurs। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ मंकी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स अराइज हुए जो सिमिलैरिटीज रखते हैं मॉडर्न लेम्यूर्स के साथ। फिर उसके बाद इवेंट हुआ कुछ 4 करोड़ ईयर्स एगो, आज से 4 करोड़ सालों पहले ये जो मंकी लाइक एनिमल्स थे उनकी टेल डिसअपियर हो गई। सो टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स एगो। 7 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ, लास्ट डायनासोर डिसअपियर हुआ। उसके बाद फिर कुछ मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए जो सिमिलैरिटीज रखते हैं मॉडर्न लेम्यूर्स के साथ। फिर 4 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ, आज से 4 करोड़ सालों पहले ये जो मंकी लाइक एनिमल्स थे उनकी टेल डिसअपियर हो गई। यहाँ तक क्लियर है? ओके, they developed due to enlargement in brain, their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved। अब ये जो monkey like animals थे उनमें फिर evolution होता गया, उनकी development start हुई, development in their brain, फिर उनके हाथ भी develop हुए, improve हुए और इस तरह से उनकी एक overall development start हुई और फिर उसके बाद ape-like animals उनसे evolve हुए जिनके characteristics apes जैसे थे, ठीक है। Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan। अब देखो, ये जो monkey-like animals थे वो कहाँ पे थे, अफ्रीका में थे, फिर उनसे इवोल्यूशन होके बने ape-like animals। अब ये जो ape-like animals थे उन्होंने वहाँ से मूव किया और जाके पहुँचे वो एशिया के कुछ रीजन में जैसे साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया और वहाँ पे उनका इवोल्यूशन होके बने गिब्बन एंड ओरंगुटान। दीज आर ऑल्सो मंकीज। और बाकी के जो एप लाइक एनिमल्स बचे थे अफ्रीका में, देखो उनमें से कुछ वहाँ से मूव होके गए वो एशिया के कुछ रीजन्स में, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया, और फिर बाकी के बचे जो एप लाइक एनिमल्स थे वो अफ्रीका में ही रहे और वहाँ पे उनका इवोल्यूशन हुआ into gorilla and chimpanzee। So remaining ape-like animals stayed in Africa and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crores years ago। So आज से लेके 2.5 crores of years ago क्या इवेंट हुआ था कि गोरिल्ला और चिंपांजी इवॉल्व हुए थे। ऑलराइट, Evolution of some of the 2 crores years old species of apes seems to be occurred in different way। आज से 2 करोड़ सालों पहले जो ऑर्गेनिज्म था उसमें जो इवोल्यूशन हो रहा था वो अलग अलग वेज में हो रहा था। दे हैड टू यूज देयर हैंड्स फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क। उनके जो हाथ थे उनके हाथ का वो धीरे धीरे इस्तेमाल करने लगे थे। अभी अभी मैंने कहा कि ये जो एप लाइक एनिमल्स थे उनके हाथ भी इम्प्रूव हो रहे थे, फिर जैसे जैसे उनके हाथों में इम्प्रूवमेंट या फिर डेवलपमेंट हो रहा था वो हैंड्स का वो यूज़ करने लगे, लाइक फॉर देयर मूवमेंट और फॉर ग्रास्पिंग एनीथिंग और फॉर ईटिंग देयर फूड। ऐसे अलग अलग कामों के लिए वो उनके हाथ का इस्तेमाल करने लगे। Those apes started to live on land as the forests started to decline due to dry environment। अब क्या हुआ, ये जो एनिमल्स थे उन्होंने फिर लैंड पे रहना शुरू कर दिया क्योंकि उस टाइम का अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो ड्राई था, ठीक है, और इस वजह से बिकॉज ऑफ द ड्राई एनवायरनमेंट उनको फॉरेस्ट में रहना उतना सूटेबल नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर फॉरेस्ट से मूव होके लैंड पे रहना शुरू कर दिया, ठीक है।
फिर इवेंट हुआ कि उनका जो लंबार बोन है, मतलब लंबार रीजन में जो बोन रहता है ना, व्हाट इज लंबार रीजन? सो लंबार रीजन इज द लोअर रीजन और द लंबार बोन इज द लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर स्पाइन। फिर ये लंबार बोन जो है वो इस तरह से डेवलप हुआ कि दे कुड स्टैंड इन इरेक्ट बॉडी पोस्चर, जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा है। वो जो फर्स्ट इमेज दिखाई गई है जहाँ पे वो एनिमल थोड़ा सा झुका हुआ है, उसमें वो लंबार बोन की कुछ इस तरह से डेवलपमेंट हुई, इस तरह से उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए। उन मॉडिफिकेशंस की वजह से वो एनिमल अब एक स्ट्रेट पोस्चर में खड़ा रहने लगा। ठीक है, सो लंबार बोन्स डेवलप इन सच अ वे that they started to stand in erect posture in grasslands and thereby their hands became available for use anytime। और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जब वो टोटली इरेक्ट पोस्चर में आ गया वो एनिमल, तब उसके हैंड्स क्या हो गए? फ्री हो गए। जब वो झुक के चलता था तब उसके हैंड्स का वो यूज करता था लोकोमोशन के लिए। ठीक है, अब वो पूरी तरह से इरेक्ट हो गया, पूरी तरह से स्ट्रेट हो गया, तब उसके हैंड्स का वो यूज करने लगा टू ग्रास्प द थिंग्स, या फिर कुछ अलग अलग कामों के लिए वो उसके हैंड्स का यूज करने लगा क्योंकि वो फ्री हो गए। These first human-like animals with erect posture which were using their hands have evolved about 2 crores years ago। फिर 2 crores years ago कौन सा इवेंट हुआ था? तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स वर इवॉल्व, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस के जैसे थे। जस्ट अभी अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी कि वो जो एनिमल था वो स्ट्रेट बॉडी पोस्चर में खड़ा रह सकता था। ओके, नाउ first record of human-like animal is with us in the form of Ramapithecus ape from East Africa। ये जो Ramapithecus animal जो था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिमिलर थे, इसलिए उसको कहा जाता है फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल। तो उसके जो एविडेंसेस है वो हमें ईस्ट अफ्रीका से मिले हैं। आफ्टरवर्ड्स दिस एप ग्रोन अप इन साइज एंड बिकेम more intelligent and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago। 40 lakh years ago कौन सा इवेंट हुआ था कि more intelligent ape of South Africa was evolved। साउथ अफ्रीका में जो एनिमल था उसका ब्रेन डेवलप हुआ एंड ही बिकेम मोर इंटेलिजेंट। ओके, अब इसके आगे के इवेंट्स कुछ इस तरह है, देखो। Around 20 lakh years ago क्या हुआ? The morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of the genus Homo। देखो, हम जो है we human beings belong under the genus Homo। That's why Homo sapiens। Homo is our genus and sapiens is our species। तो ये जो एनिमल था जो अभी इरेक्टेड पोस्चर में चलने लगा था या फिर उसका ब्रेन डेवलप होने लगा था, उसके हैंड्स भी डेवलप होने लगे थे, ऐसे एनिमल में फिर कुछ अराउंड 20 लाख ईयर्स एगो कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए कि वो अभी जीनस होमो के इंडिविजुअल्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें दिखने लगे थे अबाउट 20 लाख ईयर्स एगो एंड दस स्किल ह्यूमन डेवलप्ड। अब इसलिए उसको क्या कहा जाता है? स्किल्ड ह्यूमन, क्योंकि जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप हो रहा था वैसे वैसे उसमें अलग अलग स्किल्स दिखने लग गए थे। ओके, आफ्टर दैट अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो ह्यूमन वॉकिंग विद कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर वाज इवॉल्व। अब उसके बाद इवेंट क्या हुआ कि अब वो जो इंसान था वो अब कम्प्लीटली इरेक्ट पोस्चर में चलने लगा था। इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और ऐसा ह्यूमन जो है उसके जो एविडेंसेस है वो हमें चाइना और इंडोनेशिया रीजन से मिले हैं। After that, evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years and meanwhile it discovered the fire। अब ये जो एनिमल था, ये जो इंसान था, उसका ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था और आज से 1 लाख ईयर्स एगो उसने क्या किया था? ही डिस्कवर्ड दी फायर। ठीक है, brain of 50,000 year old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as member of class wise man, that is homo sapiens। अब 50,000 years ago जो इंसान था, जो
ह्यूमन का फॉर्म प्रेजेंट था उसका डेवलपमेंट इतना तेज़ी से हो रहा था कि उसको अब नाम मिला वाइज मैन। मतलब जो एक उसकी ब्रेन का अच्छा यूज़ करके उसका जो सर्वाइवल था वो करने लगा था। एंड नाउ इट कुड बी इंक्लूडेड इन द होमो सेपियंस। निएंडरथल मैन जो है उसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट वाइज मैन। सो निएंडरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। उसके बाद क्रो-मैग्नन मैन इवॉल्व्ड अबाउट 50,000 years ago and afterwards this evolution had been faster than earlier। और ये क्रो-मैग्नन मैन जब इवॉल्व हुआ उसके बाद का जो डेवलपमेंट है या फिर उसके बाद का जो इवोल्यूशन है वो बहुत रैपिड स्पीड में हुआ है। ओके So, as we can see Neanderthal man and Cro-Magnon man in the image, we can see that Cro-Magnon man has now come into fully erect posture of body and Neanderthal man is considered as the first example of wise man जो अपने brain का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता था। उसके बाद इवेंट हुआ कि around 10,000 years ago man started agriculturing, वो खेती करने लगा। So about 10,000 years ago wise man started to practice the agriculture. It started to rear the cattle herds and establish the cities। इसके अलावा उसने क्या किया फिर वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगा, मतलब एनिमल्स को पालने लगा उसके खुद के यूज़ के लिए। एंड ही स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश द सिटीज़ और वो जो ह्यूमन बींग्स थे वो एक दूसरे के साथ रहने लगे एंड दे फॉर्म द सिटीज़। उसके बाद 5,000 years ago cultural development took place। So cultural development took place, then art of writing was invented about 5,000 years ago and thus history had been started। और 5,000 years ago आज से 5,000 साल पहले कुछ कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। मतलब जो सिटीज़ उसने फॉर्म की थी, मतलब अभी जो ह्यूमन बींग थे तब के वो दे स्टार्टेड टू लिव टुगेदर एंड दे फॉर्म दी पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन जो था, ये जो ग्रुप्स थे ह्यूमन बींग्स के, वो साथ में आके कुछ फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लगे और उसके बाद फिर आर्ट ऑफ राइटिंग, उसने अपने हाथ से कुछ लिखना शुरू किया लाइक इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स वगैरह, और इसीलिए वहाँ से फिर हिस्ट्री ओरिजिनेट हुए एंड दैट्स व्हाई वी कैन लर्न द हिस्ट्रीज। यू मे हैव लर्न इन योर 5th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वो सब एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं हमको कि इस इंसान ने जो लिख के रखा है इन द फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स और पिक्चर्स, उससे फिर हम वो सब हिस्ट्री स्टडी कर पाते हैं। ओके, आफ्टर दैट 400 years ago क्या हुआ, तो मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ। सो मॉडर्न साइंस हैज इमर्ज्ड आउट अबाउट 400 years ago एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड अबाउट 200 years ago। 400 years पहले क्या हुआ, तो मॉडर्न साइंस जो है वो स्टडी करने लगे लोग, और आज से लेके 200 सालों पहले क्या हुआ, तो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुए हैं। एंड नाउ इज़ द पीरियड की देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज और उनका जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड स्पीड में हो रहा है। ओके, and now we have reached at this stage and still we are searching the details of roots of human ancestry। और इस तरह से हम आज जो है we are homo sapiens and our brains are superior than any other animal or any other living form present on this earth। और अभी भी इंसान का ये ट्राई शुरू है कि ह्यूमन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन निकालने का ह्यूमन ट्राई कर रहा है। ऑलराइट, So guys, this is all about the chapter. I hope so you have understood the chapter very well, and I hope so it was creative and in a simplified manner the explanation was given. So please do not forget to subscribe the channel, the Unique Educare Academy channel, and thanks for watching this video, and do study at home. We will come with more videos. Thank you.